हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं ये वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बॉडी है कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे बनी हुई है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, उसका क्या लेवल है। इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर रखी है बेसिक लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे डिफरेंट स्टेप्स हैं। हमारी बॉडी कई लेवल से मिलके बनी है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन। तो ये एडवांस लेवल है ऑर्गन सिस्टम। अभी हम केमिकल लेवल के बारे में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जो केमिकल है वो कैसे एक दूसरे से मिल के पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं। जिसमें हम बात करेंगे केमिकल एलिमेंट्स के बारे में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंट्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो आगे चलते हैं। तो केमिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में कि केमिकल क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर में की ज़रूरत की वजह से बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, जो हो सकता है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, पर फिर भी आपकी यहाँ पे रिवीजन होगी थोड़ी सी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, मतलब जो मैटर है, जो भी पदार्थ है, तत्व है, जो एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं अर्थ पे, तीन रूप में मिलती हैं। जैसे कुछ ठोस के रूप में होती है, कुछ तरल के रूप में होती है, लिक्विड पानी के रूप में होती है, कुछ गैसेज के रूप में होती है। पूरी जो अर्थ है या एनवायरनमेंट है हमारा, इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। या तो आपको सॉलिड ठोस देखने को मिलेगा, सख्त होगा, मजबूत होगा, लिक्विड के रूप में, पानी के रूप में, तरल रूप में होगा, या गैस के रूप में होगा, जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है। तो सॉलिड, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की बात करें, अपनी बॉडी में एग्जांपल ले, जैसे बोन्स हैं, टीथ हमारी हड्डियां हैं या दांत हैं, ये बड़े ही कम्पैक्ट है, बहुत ही सख्त है, मजबूत है, और इनके एक फिक्स एक शेप है, एक आकार है, और एक आयतन है, जिससे कि इसका शेप चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहते हैं। जब तक कि बाहर से कोई उनपे कोई बल ना लगे, कोई फोर्स ना लगे, बाहर से उनपे कोई विकृति के लिए कोई कोशिश ना की जाए, तब तक वो अपनी शेप को, अपनी आकृति को बरकरार रखते हैं। तो ऐसे पदार्थ को सॉलिड या ठोस पदार्थ कहा जाता है। इस तरह से हम लिक्विड की बात करें, तरल पदार्थ की बात करें, अगर बॉडी के रिलेटेड, हमारे शरीर के रिलेटेड, तो इसमें हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, जिसका एक वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती, उसका आकार फिक्स नहीं होता है। जिस भी वॉल्यूम में, जिस भी कंटेनर में, जिस भी कह लो कि बर्तन में उसको रखा जाता है, वो उसी शेप का लिक्विड अपना लेता है, लिक्विड उसी शेप में ढल जाता है। अब गैस के बारे में बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी बॉडी में हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज ए वेस्ट। तो ये हमारी बॉडी में गैसेज हैं, जो कि पदार्थ के ही रूप हैं, और इनका ना ही कोई आकार होता है, फिक्स आकार होता है, ना ही कोई फिक्स आयतन होता है, ना वॉल्यूम होता है। तो कह सकते हैं आगे की जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैटर है, जितने भी पदार्थ के फॉर्म है, प्रकार हैं, टाइप हैं, चाहे वो लिविंग हो, सजीव या निर्जीव, सब में कुछ ना कुछ, सब किसी न किसी, कहीं ना कहीं, किसी लिमिटेड या अनलिमिटेड नंबर ऑफ केमिकल से बने हुए हैं, कुछ रसायन से बने हुए हैं, कुछ तत्व से बने हुए हैं, हम कह सकते हैं। तो कोई भी पदार्थ है, लिविंग है, जीवित है या निर्जीव है, सजीव है या निर्जीव है, सब केमिकल एलिमेंट से बने हुए हैं। इसी तरह से हम आगे बात करें कि एलिमेंट्स
या तत्व ऐसे पदार्थ है जिनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता नॉर्मल केमिकल तरीके से। हाँ, तोड़ा जा सकता है, लेकिन उनके लिए कुछ भारी भरकम केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, भारी भरकम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपको हो सकता है बेसिक नॉलेज हो, जैसे कि हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, कई ऐसे और भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको तोड़ना, सेपरेट करना, अलग करना आसान नहीं है सिंपल केमिकल या केमिकल ऑर्डिनरी मीन्स के जरिए। तो ये सब केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। कोई भी एनिमल है, पदार्थ है, कोई भी सजीव है, निर्जीव है, सब कहीं ना कहीं अल्टीमेटली केमिकल एलिमेंट से ही बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम अपने शरीर के बारे में बात करें, ह्यूमन बॉडी की शरीर के बारे में बात करें, तो इसमें कुछ जो केमिकल है उनको दो तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि मेजर एलिमेंट्स है, जैसे मेजर एलिमेंट हम कह सकते हैं जो मुख्य रूप से ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में पाए जाते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मेजर एलिमेंट है 96% यानी 96% जो है हमारी बॉडी का वजन है, जो भार है, वो इन मेजर एलिमेंट्स जो है इनकी वजह से ही है। और उसके बाद आता है लेसर एलिमेंट, मतलब जो कम है, कम मात्रा में है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर में थोड़े मात्रा में, कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरत है। तो हमारे जो शरीर है, तत्व है, जो हमारे सेल्स हैं, पूरी बॉडी है, कहीं ना कहीं इन तत्वों से ही मिलके बनी हुई है। और ये तत्वों के, इन एलिमेंट्स की अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जिससे कि एक शरीर, एक बॉडी, एक एनिमल, एक ह्यूमन, एक कोई भी एनिमल है जो बना हुआ होता है। तो इस स्लाइड में हम थोड़ा सा इनके सिग्निफिकेंस यानी इनकी जो इम्पोर्टेंस है, जरूरत है, या इनके फंक्शंस है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं, इनकी क्या जरूरत होती है। जैसे अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो ये जो है ऑक्सीजन एक तो वाटर का पार्ट है, मीन्स वाटर जो पानी है ऑक्सीजन से बना हुआ है, पानी में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना है। इसी तरह से और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन भी होता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कार्बन के साथ। इसके अलावा जो ये जो ऑक्सीजन है, एनर्जी जनरेशन, एटीपी जनरेशन, एटीपी की जनरेशन में यूज होता है, इस्तेमाल होता है, खर्च होता है, ऑक्सीजन लगता है। इसके साथ साथ ये केमिकल एनर्जी के रूप में भी जो है मॉलिक्यूल है, स्टोर होता है। ऑक्सीजन कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल यूज्ड बाय सेल्स टू टेम्परेली स्टोर केमिकल एनर्जी। तो ये मेन जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंट है, महत्वता है, महत्वपूर्ण काम है जो ये ऑक्सीजन करता है हमारे शरीर में या किसी भी एनिमल के शरीर में। इसी तरीके से आगे हम बात करें कार्बन के बारे में, तो कार्बन एक बैकबोन है, चेन है, जो रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, चेन की फॉर्म में भी हो सकता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी उनमें कार्बन होता है, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं जिसको फैट्स बोलते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड हैं जैसे डीएनए, आरएनए, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये सारे मॉलिक्यूल हमारे शरीर में, ऑर्गेनिज्म के शरीर में, ह्यूमन बॉडी के शरीर में प्रेजेंट होते हैं। तो आगे हम देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का भी ऐसा कुछ रोल है कि ये वाटर में, जैसे पहले ही बताया, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे और आयंस की फॉर्म में, बहुत सारे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें ये फ्री, मतलब कंपाउंड फॉर्म में या फ्री कह लो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बॉडी में। और आयनिक फॉर्म ये बॉडी को एसिडिक कंडीशन, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिटी प्रोवाइड करता है। जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के सेल के एनवायरनमेंट में, फ्लूइड में, जो भी है, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने में, होने में सहायता करता है।
इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करें तो ये भी जितने भी बॉडी में प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए आरएनए है, उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये तो मेन जो मेजर एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। अब लेसर एलिमेंट ऐसे तत्व जो कम अमाउंट में मिलते हैं, जैसे टोटल 3.6% है बॉडी मास का। तो कैल्शियम देख सकते हैं कि कैल्शियम ये हमारी बोन्स या टीथ, हमारी जो हड्डियां होती हैं, जहाँ हमारे दांत होते हैं, इनकी मजबूती प्रदान करता है, सख्त सख्त बना के रखता है। आयन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है कैल्शियम आयन, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग, खून के जो जमने में, थक्का जमने में कह लो, जब कोई भी ब्लीडिंग होती है तो कुछ समय के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, रक्त का, खून का बहना रुक जाता है, बंद हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैल्शियम। कैल्शियम जो क्या करता है, ब्लड क्लॉट कर देता है, थक्का जमा देता है, ब्लड को एक दही के जैसे जम जाता है, जिससे कि आगे ब्लड लॉस होने से बच जाता है, ब्लड लॉस नहीं होता है। तो इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं, उनको रिलीज होने में, उनके बहाव में, उनके निकलने में, मसल हमारे जो जो हमारे बोन्स के साथ लगे होते हैं मसल्स, या ऐसे भी जो मसल्स है स्मूथ मसल, उनके कॉन्ट्रैक्शन में यानी उनके खिंचाव में, कोई चीज हम उठाते हैं छोड़ते हैं तो उनमें भी कैल्शियम का रोल होता है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रोसेसेज हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जहाँ पे कैल्शियम की जरूरत होती है शरीर को। आगे हम देखते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी एलिमेंट है और बॉडी में 1% प्रेजेंट होता है बॉडी मास के। और ये न्यूक्लिक एसिड जो हमारे डीएनए आरएनए है, एटीपी है, बोन है, टीथ है, उनके स्ट्रक्चर में बनने में जरूरत होता है, उनकी संरचनाएं जो होती हैं फॉस्फोरस की वजह से होती हैं। ठीक है। तो पोटेशियम है, ये भी आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयन, पोटेशियम आयन, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज, धनायन जिसको बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल जो पोटेशियम आयन की वजह से होते हैं, जो कि सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के इनसाइड, अंदर के तरफ जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, उनमें प्लस चार्ज, पॉजिटिव धनायन जो होते हैं, वो पोटेशियम आयन की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो एक्शन पोटेंशियल है, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, या हमारी ब्रेन में जो भी जो ब्रेन के तरंगे हैं, जो सिग्नल्स हैं, ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो इन पोटेशियम की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, जहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, स्टिमुलस जिसको बोलते हैं। और सल्फर की बात करें तो सल्फर भी विटामिन और मैनी प्रोटीन, जो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में, सेल के स्ट्रक्चर बनाने में जो बहुत ही जरूरी है। सोडियम की बात करें तो सोडियम भी आयन की फॉर्म में बहुत सारे कैटायन, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर के जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसमें प्रेजेंट होता है। जो सोडियम है वो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, पोटेशियम है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करी गई है। तो इसके अलावा जो है, जो वाटर बैलेंस है बॉडी में, शरीर में कितना पानी रहना चाहिए, हमारे ब्लड में कितना पानी रहना चाहिए, कितना शरीर से बाहर निकलना चाहिए, ये सोडियम आयन इसके बैलेंस, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है, बैलेंस रखता है। जैसे हम जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है पानी, हमें पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है, ये सोडियम चेक करता है, सोडियम देखता है। सोडियम की वजह से ही हमारे शरीर में पानी की कमी या ज्यादा पता लगता है। इसके अलावा क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी आयन की फॉर्म में, क्लोराइड आयन जो एनायन है, ऋण आयन, जो ऋणात्मक जो चार्ज पार्टिकल हैं, वो इस क्लोराइड आयन की वजह से होती है। और ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर ही प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। सेल के बाहर का जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जिनमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे आयन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फूड के पार्टिकल भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो वहां पे क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होता है। तो मैग्नीशियम की बात करें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी धनायन होता है ये। और एक्शन इसका क्या है कि ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एक्टिविटी होने में हेल्प करता है। एंजाइम की एक्टिविटी आप समझ सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस की एक्टिविटी आप समझ सकते हैं कि एक केमिकल दूसरे केमिकल के फॉर्म में, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है।
एंजाइम्स की वजह से। तो वहाँ पे उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में, हेल्प करने, स्पीड अप करने में ये मैग्नीशियम आयन का रोल होता है। इस तरह से आयरन की बात करें तो आयरन भी हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, और आयरन के बारे में बहुत लोगों ने सुन रखा होगा कि हमारे शरीर में आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। एचबी काउंट करवाते हैं लोग, एचबी ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि कितना ब्लड में आयरन है, हीमोग्लोबिन है। उसमें आयरन का और रोल, मेन रोल ये है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरी करने में आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन के साथ बाउंड होता है। ये ब्लड में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह, यानी हमारे लंग्स से हमारे टिश्यू तक पहुंचाने में हेल्प करता है। आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी जनरेट नहीं होगी, आदमी थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेगा, लेथार्जिक महसूस करेगा। तो आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। तो ये थे कुछ मेन केमिकल एलिमेंट्स, जिसमें मेजर एलिमेंट्स और लेसर एलिमेंट और उनके सिग्निफिकेंस। हम और आगे देखते हैं कि आगे एक और है ट्रेस एलिमेंट है, जिसको हम कहते हैं नाम मात्र का ही होते हैं, बहुत कम होते हैं ट्रेस में ही। ट्रेस मतलब कि नाम मात्र के ना के बराबर होते हैं, जैसे कि टोटल बॉडी मास का 0.4% होते हैं। तो जैसे ये एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एल्यूमिनियम है, बोरोन है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, टिन, वेनेडियम एंड जिंक। ये सारे एलिमेंट है, बहुत ही नाम मात्र के होते हैं, और इनके भी अपनी जगह पे केमिकल रिएक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, सेल की किसी न किसी केमिकल एनर्जी के एंजाइम की सिंथेसिस में या कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाने में इनका बड़ा ही रोल होता है। तो जैसे वाइटामिन वगैरह होते हैं, वाइटामिन हम समझ सकते हैं, वाइटामिन के साथ कई ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कई एंजाइम्स होते हैं जिनके साथ ये बाइंड किए हुए होते हैं और केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन या और प्रोसेसेस होती रहती हैं। तो हम यहाँ पाई चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं कि पाई चार्ट से हम समझ सकते हैं कि इनकी कंपोजिशन कितनी कितनी है। टोटल अगर हम देखें 100% में 96% जो है वो मेजर एलिमेंट्स ही हैं, और मेजर एलिमेंट 3-4 ही हैं जो शुरू में हमने बताए। उसके बाद लेसर एलिमेंट है वो 3.6% टोटल जो बॉडी मास है उसके 3.6% ही हैं, और ट्रेस एलिमेंट तो 0.4% है टोटल। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स के बारे में हम समझ चुके हैं कि एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, क्या फ़ायदे हैं इनके होने या ना होने। सभी ये चीज़ें ना हो तो हमारा शरीर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा और बीमार हो जाएगा, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो आगे हम देखते हैं कि जो भी केमिकल्स हैं इन बॉडी में वो कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड यानी यौगिक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहले तो हम एलिमेंट एक एक तत्व की बात कर रहे थे, एक एक एटम की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। कंपाउंड जो कि 1 या 2 या 3 या 4 एलिमेंट, सिमिलर टाइप के या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में जुड़ के, आपस में मिल के केमिकल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और नए नए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो जो भी बायोलॉजिस्ट हैं या केमिस्ट हैं, इन कंपाउंड्स को दो हिस्सों में, दो तरीके से डिवाइड, दो क्लास में, दो तरीके से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें से एक हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक या कार्बनिक या अकार्बनिक भी कह सकते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है लेकिन बहुत ही सिंपल होता है, जब लैक इसमें कार्बन ना के बराबर होता है, और होता भी है तो हाइड्रोजन नहीं होगा साथ में। तो लैक अकार्बनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, लैक कार्बन एंड स्ट्रक्चरली सिंपल, सिंपल होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव, जैसे कह रहा है कि कुछ एटम्स ही होते हैं, और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सेल हमारी बॉडी है, जो सेल है, इनको यूज नहीं करती। हालांकि इसका जस्ट यूज ऐसे मतलब ये कंज्यूम नहीं करती, बस कुछ है जो कि ऐसा प्रेजेंट होते हैं, आते हैं, नहीं बनते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, या कोई ज़्यादा रोल इनका एनर्जी प्रोडक्शन में नहीं है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें भी कोई ज़्यादा इनका रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में होते हैं। तो जैसे होते हैं वाटर है, सॉल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, ये हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे उनके पास वो जो होते हैं या तो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये
आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, या कह लो पहचानने का तरीका है, या डिफरेंशिएट करने का तरीका है, या पॉइंट कह लो कि जो इससे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड है, जो बंधन है एक एटम दूसरे एटम से, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन होते हैं तो वो जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयन एंड कार्बोनिक एसिड। ये जो कंपाउंड्स है जो एक्सेप्शन है या इनऑर्गेनिक है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें तो इसमें कार्बन होता ही होता है, जिसके साथ हाइड्रोजन भी होता है, और इसमें हमेशा ही कोवलेंट बॉन्ड होती है। तो पिछले में कोवलेंट के साथ साथ जो आयनिक बॉन्ड थी, इनमें कोवलेंट बॉन्ड ही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये ज़्यादातर जो होते हैं ये लॉन्ग कार्बन चेन से बने होते हैं, सिंपल नहीं होते, बड़े बड़े लॉन्ग कार्बन चेन से बने होते हैं। बॉडी के जो 38 से 43% बॉडी का मास है, बॉडी वेट है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से ही है। तो आगे हम देख सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक कंपाउंड्स हैं, जो कि बड़े ही उनकी यूनिक, बड़े ही अजीब, बड़े ही खास तरीके की पहचान होती है, कई उनके फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़, फंक्शंस, कार्य करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट कैटेगरी के जो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा सेल, हमारा शरीर बना हुआ, इन्हीं चीज़ों से मिल के एक सेल बना हुआ है। सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, या डीएनए, आरएनए है, या जो भी प्रोटीन्स है, ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, या कह सकते हैं राइबोसोम्स हैं, या गोल्जी बॉडीज हैं, ये सारे ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कहीं ना कहीं इन केमिकल कंपाउंड से ही बने हुए हैं जो कि ऑर्गेनिक नेचर के हैं, और ये एलिमेंट से ही बने हुए हैं। तो ये सारे केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल मतलब फॉर्म करते हैं, जिससे हम स्टडी कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अब एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डिहाइडिक या कीटोनिक डेरिवेटिव के रूप में भी जाना जाता है। ये एल्डिहाइड या कीटोन है, उनके डेरिवेटिव्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोन ग्रुप यहाँ पे बगल में देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कार्बन है, कार्बन के साथ 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड है, और कार्बन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है पूरी चेन में, तो ये कीटोन ग्रुप है। इसके साथ अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड हमेशा साइड चेन के साइड में होता है, कार्बन की जो चेन होती है या स्केलेटन होती है कार्बन की, उसके साइड में ही प्रेजेंट होता है, किसी एक एंड में प्रेजेंट होगा। और ये कार्बन हमेशा एक दूसरे कार्बन से ही जुड़ा होगा, दूसरे साइड ये हाइड्रोजन के साथ ही बाउंड होगा, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी, तो ये साइड में होगा। और एल्काइल जिसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ये भी कार्बोनिल ग्रुप ही है, लेकिन इनमें दोनों साइड यानी ये कार्बन 2 कार्बन से अदर 2 कार्बन से जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन होता है और 2 कार्बन साइड में से जुड़ा होता है। लेकिन ये जो एल्डिहाइड ग्रुप का ये कार्बन हमेशा ही एक ही कार्बन और एक दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, और साथ में इनके साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होता ही होता है। तो इनकी वजह से इनके फंक्शन अलग होते हैं। तो यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे केमिस्ट्री में, यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना है कि ये एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये डेरिवेटिव हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में आगे क्या क्या होते हैं, जैसे शुगर्स हैं, ग्लाइकोजन है, स्टार्च हैं, सेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट की ही कैटेगरीज हैं, क्लासेज हैं, कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। इनको हम कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल बोल सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज को भी कार्बोहाइड्रेट बोला जा सकता है। इसके अलावा ये बड़े ही लार्ज या डाइवर्स ग्रुप के होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत इनमें वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ओवरऑल इनमें जो फंक्शंस हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है कि 2 से 3% है बॉडी मास के, हमारी बॉडी में 2 से 3% जो बॉडी का मास है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही है। इसके अलावा हम ह्यूमन में और एनिमल में हम बात करें तो
कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी बॉडी में जो भी एनर्जी की जनरेशन होती है, बॉडी जो एनर्जी पैदा करती है, ऊर्जा पैदा करती है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही पैदा करती है। मेन सोर्स यही है। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तब इसके बाद फैट की बारी आती है। जो लिपिड है, फैट है, जो वसा जिसको बोलते हैं, उनकी बारी आती है। अगर वसा भी खत्म हो गया, बॉडी में कंज्यूम हो गया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो एट लास्ट प्रोटीन की बारी आती है। जो शरीर में प्रोटीन बर्न होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है प्रोटीन एनर्जी की फॉर्म में, जलने लगता है प्रोटीन, और इस तरीके से अल्टीमेटली पूरी बॉडी से प्रोटीन गायब, और अल्टीमेटली प्रोटीन ना होने की वजह से पूरी बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज है, जिसमें ब्रीदिंग, हार्ट की पंपिंग, ये सारी एक्टिविटीज रुक जाती हैं और आदमी अल्टीमेटली डेथ कर जाता है। कोई भी एनिमल है सर्वाइव नहीं कर सकता जब उसकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो आगे हम देखते हैं कि एटीपी की जनरेशन में कार्बोहाइड्रेट रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, सेल को बनाने में, पूरी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं जैसे कि कुछ कार्बोहाइड्रेट है कि जैसे कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है, टाइप ऑफ शुगर है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जो हमारा डीएनए उसमें भी शुगर प्रेजेंट होता है। और शुगर होने से, और ये स्ट्रक्चर है, ये जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारी इनहेरिटेंस है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है, हमारे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, डीएनए की वजह से ही जाते हैं, और उस डीएनए में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, एवरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। और ये केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हमारी बॉडी केमिकल से ही बनी हुई है। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एनिमल है, उसके शरीर में केमिकल होते हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट भी एक है। तो कार्बोहाइड्रेट की आगे हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, यहाँ पे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है कि 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनमें हम देख सकते हैं मोनोसैकेराइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्लिम शुगर्स, सिंपल शुगर्स। सिंपल बिल्कुल साधारण, आसान, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, समझ में आ जाते हैं, ज्यादा कार्बन की चेन लंबी नहीं है, इसलिए इसको सिंपल शुगर कहा जाता है। और इसमें जनरल फॉर्मूला CnH2nOn, एन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, कितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन, 2, 3, 4, एन का नंबर बढ़ता जाएगा। तो मोनोसेक्राइड में कार्बन का नंबर डालिए और वो मोनोसेक्राइड बन जाएगा। तो इनको आगे भी डिवाइड किया हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम की बात करें तो जो जैसे भी बताया, कार्बन का नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो बेसिकली 3 से स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो 3, अगर 3 कार्बन हो तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 3 ही होगा, तो ये ट्राइओजिस बोलेंगे। इसी तरह से 4 कार्बन हो गया टेट्रोजिस बोलेंगे, 5 कार्बन हो गया पेंटोजिस बोलेंगे, और 6 कार्बन हो गया हेक्सोजिस बोलेंगे, एंड सो ऑन। तो इसके अलावा एक कार्बन के नंबर पे हो गया। दूसरी तरफ अगर कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करें या मोनोसेक्राइड को क्लासीफाई करें, तो 2 तरीके के होते हैं, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डिहाइड, एल्डोल प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, या कीटोन प्रेजेंट है। तो कीटोजिस, एल्डोजिस, इस तरीके से इनके नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का बताया हुआ है कि CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे CO डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, जैसे अभी बताया कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला है उनके, जैसे ट्राइओजिस में 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3, तो ट्राइओजिस में आ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर एल्डोलोज है तो एल्डो शुगर है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ इसका नाम हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इस तरीके से टेट्रोजिस हैं तो उसको एरिथ्रोज बोलेंगे, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो एरिथ्रोलूलोज बोलेंगे। पेंटोजिस हैं तो राइबोज हो गया, राइबुलोज हो गया, और हेक्सोजिस हैं ग्लूकोज हो गया, अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो फ्रक्टोज हो गया। कार्बन नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जनरल फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स हैं
जैसे डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इस पॉइंट पे जो भी कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और सेम इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे राइबोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीराइबोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ इस ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। और बाकी केमिकल जो भी स्ट्रक्चर है सेम है, ऑक्सीजन की ही डिफरेंस है। आप देख सकते हैं इसमें कितने कार्बन होंगे, पेंटोजेज हैं तो 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे। जहाँ पर भी ये बैंड है, मोड़ है, तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट करने का, ड्रॉ करने का तरीका है, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे कार्बन है। और कोई केमिकल होता है और कोई कंपाउंड या और कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। इस तरह से अगर हम हेक्सोजेज की बात करें जिसमें 6 कार्बन ग्रुप होते हैं, तो जिसमें ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। देख सकते हैं इसमें जो चेन हेक्सागोनल चेन है, ये पेंटागोनल पेंटोज की फॉर्म में, जैसे है पेंटागोनल चेन है पर कार्बन 6 है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है। इसमें भी 6 प्रेजेंट है, लेकिन इनमें अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो अब अगर हम इस ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को कंपेयर करें तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं डिफरेंस है। जैसे इस ग्रुप पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 और यहाँ पे 4 है, तो 4 नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप अप साइड है और हाइड्रोजन ग्रुप डाउन साइड है। यहाँ पे ग्लूकोज में बात करें तो ग्लूकोज में इसी सेम नंबर ऑफ पोजिशन पे कार्बन पे OH ग्रुप डाउन साइड है और OH ग्रुप अप साइड है। ऐसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जैसे होती है, ज्योमेट्रिकल शेप, जो लोकेशन है, प्रेजेंस है कि किस पोजीशन में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग में इनमें ज्योमेट्रिकली वेरिएशन आ जाती है, इनके केमिकल प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन आ जाती है। ये अरेंजमेंट है डिफरेंट साइड चेन के जो भी ग्रुप्स हैं, चेन के साइड में जो ग्रुप हैं, बाकी चीज़ें सेम है। तो ये पेंटोजेज हो गए जिनमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, हेक्सोजेज जिनमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो अब आगे देखते हैं डाइसैकेराइड्स। तो दीज शुगर्स which yield two molecules of same or different molecules of monosaccharide on hydrolysis. Hydrolysis when we add water, जब हम वाटर ऐड करते हैं किसी कंपाउंड में और वो टूट जाता है डिफरेंट सिंपलर कंपाउंड में, सिंपलर मॉलिक्यूल में, मोनोमर में, तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड्स हैं, इनमें 2 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 सेम टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं ग्लूकोज के, उसको माल्टोज बोलते हैं। अगर एक उसमें ग्लूकोज है, दूसरा इसमें ग्लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज होता है, जो कि लैक्टोज मिल्क शुगर बोलते हैं। सुक्रोज जैसे जिसमें ऐसे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज है, तो ये सुक्रोज है, जिसको टेबल शुगर भी बोलते हैं हम। और लैक्टुलोज जैसे कि कीटो डाइसैकेराइड, तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है और 2 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे डाइसैकेराइड बनते कैसे हैं। जैसे भी बताया है कि जो एक प्रोसेस है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, दूसरा हाइड्रोलिसिस। तो डिहाइड्रेशन इन वाटर की रिमूवल। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। अब यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। इन दोनों OH ग्रुप में से, यानी टोटल 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गए, इनमें से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, निकाल लिया जाए हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में, तो ये दोनों ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल के साथ, ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बना लेगा। एक के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है, पर ये दूसरे के साथ भी बॉन्ड बना लेगा और जुड़ जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए कि बॉन्ड बना के जुड़ गया, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और ये सुक्रोज बन गया, सुक्रोज टेबल शुगर बन गया। अब इन्हीं सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस की, और साथ में वाटर बनता है, पानी बनता है, अगर दोबारा से इसी सुक्रोज में अगर वाटर ऐड किया जाए, पानी मिलाया जाए, तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, टूट जाएगा, और टूटने से ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी है और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज भी, यानी 2 वे रिएक्शन है, फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि डाइसैकेराइड बनते कैसे हैं, और डाइसैकेराइड के मोनोसैकेराइड के मिलने से डाइसैकेराइड बनते हैं, और डाइसैकेराइड के टूटने से, हाइड्रोलिसिस से मोनोसैकेराइड बनते हैं। जैसे आगे जैसे लैक्टोज हैं, लैक्टोज पीछे बताया है कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बने हैं, दो में आपस में बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे पहला नंबर का कार्बन और यहाँ पे चौथे नंबर का कार्बन, फर्स्ट 1,4 लिंकेज है, बॉन्ड बना हुआ लिंकेज है, 1,4 लिंकेज है बीच में। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पर भी 1,4 लिंकेज है बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये ऑक्सीजन बीच में आ गया। तो दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज ग्लूकोज है, तो ये माल्टोज है। ठीक है, ये डाइसेक्राइड की एग्जांपल है, ये भी डाइसेक्राइड, ये मिल्क शुगर है, ये माल्टाज माल्टोज। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स भी टाइप्स होती हैं, करेक्टर्स मतलब कि डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट, जैसे कि 3 से 10 तक जो मोनोसैकेराइड्स है अगर आपस में जुड़ते हैं तो उन सबको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। माल्टोट्राइओज, माल्टोटेट्रोज, ऐसे कुछ हम नाम दे सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स ऐसे ही हैं जिसमें बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट है, जैसे मोर देन 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर आपस में बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं तो मोनोसैकेराइड जो है वो पॉलीसैकेराइड के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे पॉलीसैकेराइड, जब मोनोसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल है मोनोसैकेराइड में तो उसको कार्बोहाइड्रेट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल में आपस में जुड़े हुए हैं बॉन्ड बना के 1,4 लिंकेज के साथ या 1,5 से, जैसे भी है, तो पॉलीसैकेराइड के रूप में बोला के नाम से जाना, जिसको ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। बाद में इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। इनका जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जिसमें 6 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होता है, और n टाइम यानी बहुत नंबर ऑफ टाइम्स, 10, 20, 50, 100, 1000, लाखों, मिलियन भी हो सकते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स, इसको आगे 2 ग्रुप में भी डिवाइड किया जा सकता है कि होमोपॉलीसैकेराइड जिसको होमोग्लाइकेंस बोलते हैं, या हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसको हेटेरोग्लाइकेंस भी बोलते हैं। होमो आप समझ सकते हैं सेम, इसमें मोनोसैकेराइड सेम ही होते हैं, जैसे कि अगर ग्लूकोज है तो सारे के सारे ग्लूकोज ही होंगे, और गैलेक्टोज है तो सारे के सारे गैलेक्टोज ही होंगे। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनमें सेम टाइप के मोनोसैकेराइड जुड़े हो या सेम टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलके बने हो, उनको मोनोसैकेराइड होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनमें डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड यानी मोनोमेरिक यूनिट जुड़े हों, उनको हेटेरो पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसको ग्लाइकोजामीन ग्लाइकेंस भी बोल सकते हैं, ऐसे नाम एग्जांपल है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जो भी इस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, जिनको भी इससे वीडियो की ज़रूरत है, ये वीडियो उनके लिए काम का हो सकता है। इसमें काफ़ी सारी नॉलेज है, और इस वीडियो को देख के अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।